हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन के प्रूफ पार्ट की। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन बता रखा है। एनालिटिक फंक्शन को अगर देखा जाए तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई फंक्शन आपको एफ दिया हो तो उस एफ को अगर हम बताना है कि ये एनालिटिक फंक्शन है तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि उस एफ को, फंक्शन ऑफ जेड को CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और CR इक्वेशन होता क्या है, del u अपॉन del x इज इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। बट बिफोर गोइंग टू द प्रूफ पार्ट ऑफ CR इक्वेशन, ठीक है, DDU ने इसको जो है 2009 में, 2011 में, 13 में और 17 में 4 बार तो पूछ रखा है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से मुझे इतना अंदाजा लगा है और उम्मीद है कि इस बार भी आपका 2021 के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्रूफ पार्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपके पास एफ क्या है, एनालिटिक फंक्शन। तो लिखेंगे लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन। एफ क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। लेट एफ बी एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, और आपको पता है कि एफ ऑफ जेड को आपने कैसे लिखा है, u प्लस आई वी से लिखा है। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी आपने लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पे क्या दिया है कि u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ हियर u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन है, बोथ आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों के दोनों x y के फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक काम और हम करेंगे कि हम जो है अगर डेल्टा u की बात करें, लेट डेल्टा u एंड डेल्टा v आर द इंक्रीमेंट इन u एंड v रिस्पेक्टिवली, u एंड v रेस्पेक्टिवली अगर जो है हम देखें कि u और v में क्रमशः जो है डेल्टा u एंड डेल्टा v क्या है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू, किसके सापेक्ष, करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू। अच्छा देखो, इस लेक्चर का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होने वाला है। तो लेट यू एंड बी द इंक्रीमेंट ऑफ यू एंड बी करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ऑब्वियस क्या है कि आपका जो u v है वो एक्स वाई से मिलकर बना है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो अगर u में इंक्रीमेंट डेल्टा u होता है और v में इंक्रीमेंट डेल्टा v होता है तो इस बात से तो आपको पता होना चाहिए कि अगर u में डेल्टा u हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं डेल्टा x डेल्टा y भी बढ़ रहा है, और v में अगर जो है डेल्टा v हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेल्टा u डेल्टा v भी बढ़ रहा है, क्योंकि u v दोनों किस पे डिपेंडेंट है, x और y पे। ठीक है, तो अगर x y में जो है इंक्रीमेंट होता है तो बोल सकते हैं कि u v में इंक्रीमेंट होगा, और अगर u v में इंक्रीमेंट डेल्टा u डेल्टा v है तो x y में भी डेल्टा x डेल्टा y होगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है इसके आगे जो है हम एक काम और आपको बताते हैं, एक चीज़ और बताते हैं कि अगर जो है मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड में लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, u x प्लस डेल्टा x। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हो, अभी u के फॉर्मेट में ही लिखो, आप यहाँ पे लिखो u प्लस डेल्टा u प्लस आई v प्लस डेल्टा v, बस इतना लिखो अभी। ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे जब अप्रोच करेंगे तो हम u v को x y में तोड़ लेंगे। ठीक है, हम u v को x y में फिर देख लेंगे। तो अगर जो है इसके आगे हम बताएं आपको, तो अब यहाँ से आगे जो है हम क्या अप्रोच करेंगे, देखो ये नीचे एक लाइन और लिखते हैं। नाउ अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूँ, f ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड और अपॉन में मैं लिखूँ डेल्टा जेड, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, आई थिंक नीचे सबको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, हाँ दिखेगा, नीचे तो इतना पॉइंट दिखेगा। तो अगर हम ऐसा लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू इतनी है तो लिखेंगे u प्लस डेल्टा u प्लस आई v प्लस डेल्टा v माइनस, ठीक है, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, u प्लस आई वी, ओके, और अपॉन में क्या है,
डेल्टा जेड। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू u है और ये जो u है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये जो iv है ना, और ये जो iv है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइनल मिलने वाली है वो क्या मिलेगी? कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि f ऑफ z प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इतनी बातें समझ में आई। इधर आप लिख सकते हो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट लगा दो डेल्टा जेड टेंस टू 0, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे तोड़ लूँ, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये वाला डेल्टा होगा डेल्टा जेड। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इसके आगे क्या है ना, इसके आगे जो है आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इसे आप इक्वेशन 1 कर लो, इसे जो है आप इक्वेशन 1 कर लो, या फिर एक लाइन और लिख लेते हैं। जैसे ये जो वैल्यू है ना, ये कुछ और नहीं एफ ऑफ एफ डैश जेड की बात कर रहा है। ठीक है, और इसे हम कैसे लिखे हैं? लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 आपका जो मिल गया, तो यहाँ पे जो डेल्टा जेड टेंस टू 0 है ना, तो डेल्टा जेड किस पे डिपेंड करेगा? आपको पता है कि जेड इज इक्वल टू वॉट? एक्स प्लस आई वाई। तो अगर मैं जेड टेंस टू 0 करूँ तो मुझे दो पाथ है, या तो मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 पे जाऊँ, या तो मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 जाऊँ। तो हम बारी बारी से दोनों चीज़ को लिखेंगे, एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 पे जाएंगे, एक बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी गो, या लिख लेंगे वी अप्रोच, ऐसे लिख सकते हैं, वी अप्रोच डेल्टा जेड टेंस टू 0 बाई 2 वे। ठीक है, आपका पहला वे क्या है? डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ठीक है, और दूसरा वे क्या है? डेल्टा वाई टेंस टू 0। तो आप समझने की कोशिश ये करिएगा, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा मतलब कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो, तो वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे पहला वे लिखेंगे, ठीक है, अलॉन्ग रियल एक्सिस। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखोगे एक्स एक्सिस। तो z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। और अब आप जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या मिलेगा आपको? y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x एंड y इज इक्वल टू 0। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो जेड टेंस टू 0 को मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ पर मुझे लिखना क्या है? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने डेल्टा जेड को डेल्टा एक्स रिप्लेस किया हुआ है, और जैसे ही ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अप्लाई होगा तो मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू वॉट? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वेशन 2 तक समझ में आया है। अब देखो इसके बाद जो है, अगर हम आगे अप्रोच करें तो अब अलॉन्ग जो है सेकेंड पाथ तो लिखेंगे अलॉन्ग क्या? इमेजिनरी एक्सिस। और इमेजिनरी एक्सिस का मतलब क्या है? वाई एक्सिस। तो अगर हम वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करें तो इसका मतलब कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, बट अलॉन्ग क्या? वाई एक्सिस x इज इक्वल टू 0। मतलब आपको मिलेगा क्या? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में आपको जो है x की वैल्यू 0 हो जाएगी और z इज इक्वल टू आई वाई मिल जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा z इज इक्वल टू
डेल्टा आई वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जब हम यूज करेंगे, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लिख देना कि यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, और फिर यहाँ पे लिख देना कि यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो मिलेगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा डेल्टा यू अपॉन आई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी अपॉन आई डेल्टा वाई, ठीक है। अब हम यहाँ से एक काम क्या करेंगे, यहाँ से जो है अगर हम डेल्टा वाई टेंस टू जो अप्रोच करते हैं, तो एक मिनट मैं इधर सोच रहा हूँ इरेज करके लिख दूँ, क्या जगह नहीं बचा हुआ है, आपको नीचे तक दिख रहा है। चलो फिलहाल जो है हम यहाँ पे ऊपर के पार्ट्स को थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो इतने में काम बन जाएगा अपना। अब देखो अगर हम यहाँ से आगे लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, आई को अगर जो है हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आई से, ठीक है, और यहाँ जो आई है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये आई बचेगा। तो अगर मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू वॉट, एफ डैश जेड इज इक्वल टू वॉट, लिमिट वाई टेंस टू डेल्टा वाई टेंस टू 0, और यहाँ पे मिलेगा अगर मैं ऊपर और नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस आई डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई और प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। और जैसे ही y टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0 अप्रोच करेगा तो हमें मिल जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू वॉट, एफ डैश जेड इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, यहाँ से देखो माइनस आई और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर जो है ना डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एग्जिस्ट कर रही है, तो एफ डैश जेड यहाँ पे है और एफ डैश जेड यहाँ पे है, तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लिख सकते हो कि हियर एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली, हियर एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली, आपको लिखना पड़ेगा एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली। तो अगर यूनिकली एग्जिस्ट करेगा मेरे भाई, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा तो मतलब ये वैल्यू और वैल्यू दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वॉट, माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो आप कंपेयर करो रियल पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। तो अगर कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो रियल पार्ट का रियल पार्ट, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या लिखोगे, देखो आई इधर भी है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये जो आपका है ना, यही आपका क्या है, सी आर इक्वेशन है, सी आर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एबव इक्वेशन, तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखो
इसको एक बार याद करने का प्रोसेस समझ लो, कैसे इसको लर्न करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा है और ये कई बार यूनिवर्सिटी कोर्स में पूछा, याद कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको प्रूफ ये करना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, और एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी। ठीक है, और फिर यू में इंक्रीमेंट डेल्टा यू है और वी में इंक्रीमेंट डेल्टा वी है, तो यू डेल्टा यू एंड डेल्टा वी आर द इंक्रीमेंट ऑफ यू एंड वी करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो आप क्या लिखेंगे, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू वॉट, u प्लस डेल्टा यू प्लस आई वी प्लस डेल्टा वी। आप क्या करेंगे, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड करेंगे, तो आप उसके सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देंगे। क्या, u प्लस डेल्टा यू प्लस आई वी प्लस डेल्टा वी माइनस यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको फाइनल क्या मिलेगा ऊपर कि एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल जेड। अब यहाँ से अगर लिमिट जेड टेंस टू जीरो लगाते हैं दोनों साइड में, तो ये जो वैल्यू है वो एफ डैश जेड हो जाएगा, और इधर वैल्यू को मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा। अब आपको मैंने बताया कि जेड इज इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी, और अगर यू प्लस आई वी होता है, ठीक है, या फिर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो अगर एक्स प्लस आई वाई होता है तो जेड टेंस टू जीरो जाने के दो अप्रोच हो सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। तो अगर मैं रियल एक्सिस के अलॉन्ग जाऊंगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेके जाऊंगा, तो मुझे उस सिचुएशन में वाई इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। अगर मैं डेल्टा वाई के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो मुझे एक्स इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को बारी बारी से यूज करेंगे, तो एक बार मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा और दूसरी बार मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा। और आपको पता है कि अगर फंक्शन एफ जेड जो है वो डेरिवेटिव है, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि दोनों के दोनों सेम होंगे, या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूनिक होता है, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो हमने क्या किया, इसको और इसको दोनों को कंपेयर कर दिया। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ ये फॉर्मेट मिलता है, और यही फॉर्मेट आपका होता है सी आर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई। अब हम सी आर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सी आर इक्वेशन अगर आपको याद है ना, तो आप किसी भी फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक कर सकते हैं। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन को हम बोल देंगे कि एनालिटिक हो सकता है, एनालिटिक होता है। ओके, अभी देखो जो है सी आर इक्वेशन का जो पोलर फॉर्म है ना, वो कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आप एमएससी का एंट्रेंस दोगे ना, बीएचयू का और अदर यूनिवर्सिटी का, तो कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्ट देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, और सी आर इक्वेशन का पोलर फॉर्म देता है उल्टा सीधा बिगड़ैल रूप में। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। तो सी आर इक्वेशन का पोलर फॉर्म का प्रूफ कैसे करेंगे और सी आर इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होता है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो, उम्मीद करते हैं कि अब तक जो है मैंने आपको जो बताया इस लेक्चर में वो समझ में आया होगा। ओके, तो सी आर इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होता है इसको देखते हैं। और यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने सी आर इक्वेशन के पोलर फॉर्म को भी 2 बारी तो पूछा ही है। ठीक है, 2 बारी पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। आपका हेडिंग क्या है, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, नोट्स में सारी चीज़ें वेल ऑर्डर्ड मैनर में लिखी हुई हैं, आप वहाँ से इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। और ये कब कब पूछा है, देखो 2009 में, 2011 में एंड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके बारे में छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अगर जो है इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, आपका दिया हुआ है कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, एंड और क्या है भाई, एंड जेड इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक है, आर अगर आर मैं ऐसे ही बना रहा हूँ और ऐसे ही बना रहा हूँ, अब कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने का ऐसे प्रोसेस में क्या है कि आर ऐसे ही बन जाता है, बिल्कुल आर आई टू ई टू पावर आई थीटा, जेड इज इक्वल टू आर ई टू पावर आई थीटा दिया हुआ है। वेयर यू वी आर थीटा ऑल आर रियल। ठीक है, वैल्यू
सभी के सभी रियल वैल्यू हैं। तो सो डैट द कॉची रीमान इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, सो डैट द कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म कैसे है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे किस प्रकार से है। तो डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, ये हो गया। और फिर दिया हुआ है कि डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू वॉट, -r डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू -r डेल वी अपॉन डेल आर। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, इसको प्रूफ करना आपका टारगेट है। अच्छा, इसको ना याद भी कर लेना है, क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एज अ ऑप्शन आता है। तो याद करने का तरीका क्या, देखो आप यहाँ पे लिख लो u, यहाँ पे लिख लो v, और यहाँ पे क्या लिख लो, थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो r, और यहाँ पे लिख लो थीटा। तो जब डेल यू अपॉन डेल आर होगा ना, डेल यू अपॉन डेल आर होगा और डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, और 1/r आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जब हम डेल यू अपॉन डेल थीटा करेंगे और डेल वी अपॉन डेल आर करेंगे, मतलब उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे, तो माइनस साइन भी आ जाएगा और ये चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। बस इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। जब डेल यू अपॉन डेल आर है तो डेल वी अपॉन डेल थीटा होगा, 1/r साथ में अप होगा। ठीक है, और जब हम इसको ऐसे ही अप्रोच करेंगे, इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो आपका जो है माइनस साइन भी आ जाएगा और ये आर ऊपर चला जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है, इसको ऐसे लर्न करना है। ठीक है, अब इसके प्रूफ पार्ट पे आते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ओके। तो देखिए कैसे इसको क्या करते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो आपको पता है ना कि एज वी नो डैट, आपको पता है एज वी नो डैट, आप क्या जानते हो कि z इज इक्वल टू होता है u प्लस आई वी एंड ऑल्सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और आप और क्या जानते हो, x इज इक्वल टू होता है r कॉस थीटा और y इज इक्वल टू होता है क्या, r साइन थीटा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू क्या, r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r कॉमन कर लो। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई आर साइन थीटा, आर कॉमन कर लो तो लिखो क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर ई का पावर आई थीटा। फाइनली आप लिख सकते हो u प्लस आई वी इज इक्वल टू जेड। ठीक है, इज इक्वल टू आर ई का पावर आई थीटा। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड लिखूँ तो लिख सकता हूँ एफ ऑफ आर ई का पावर आई थीटा। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो है u प्लस आई वी है। ठीक है, u प्लस आई वी जो है फंक्शन ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी जेड को मतलब एफ ऑफ जेड को जो इक्वेशन 1 है, इसे हम एक बार आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार जो है हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर दोनों की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो हमें ये जो पोलर फॉर्म है ना वो मिल जाएगा। और ये आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 3 बार पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, पहले आर के रिस्पेक्ट में कर लो। ठीक है, पहले आर के रिस्पेक्ट में करो। अच्छा, मैंने आर यहाँ पे ऐसे ऐसे बना रखा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने आर सेम ऐसे ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आर इज इक्वल टू जी, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर तो लिखेंगे क्या, एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ डैश। देखो आर ई का पावर आई थीटा तो रहेगा ही रहेगा, बट आर ई का पावर आई थीटा को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी और इंटू में ई का पावर आई थीटा मिल जाएगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर के रिस्पेक्ट में किए हैं और एफ जेड की वैल्यू क्या है, u प्लस आई भी है, तो लिख सकते हैं क्या, डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई
डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा इंटू ई का पावर आई थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, partially differentiating with respect to differentiating equation 1 with respect to थीटा। तो थीटा डिस्प्लेस करेंगे तो एफ डैश जेड मिलेगा इज इक्वल टू एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा। अब यहाँ पे जो है थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और पार्शियल है तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर मिलेगा, ई का पावर आई थीटा मिलेगा और इंटू आई थीटा का आई मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा इंटू आर और ई का पावर आई थीटा और इंटू में आई। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से देखो एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा इंटू ई का पावर आई थीटा, एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा ई पे पावर आई थीटा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये यूज कर लेंगे और आर इंटू ई बचा रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 3। तो कैसे मिलेगा, देखो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू लेके चल रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, अब देखो एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा इन टू ई का पावर आई थीटा, इतनी की वैल्यू ये लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आर और क्या क्या बचा, आर इंटू आई बचा हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूं तो यहाँ पे आर इंटू आई हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा, और देखो आई इंटू आई दैट इज आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, आई इंटू आई -1 और यहाँ पर हो जाएगा आर और यहाँ पर हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर। अब रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो कैसे कैसे क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे ये हो गया रियल पार्ट और यहाँ पे ये हो गया रियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, एंड अगर मैं रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूं तो ये और ये, तो क्या मिलेगा, देखो डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आई से आई कैंसिल, मिलेगा आर डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर जो है सेकेंड क्वांटिटी को, अगर सेकेंड क्वांटिटी को हम या फर्स्ट क्वांटिटी को अरेंज करके लिखने की कोशिश करें सेकेंड क्वांटिटी को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, देखो ये आर को इधर भेज दें तो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, और ये जो वैल्यू आपको मिली है ना, ये वैल्यू पहली वाली वैल्यू है और जो सेकेंड वाली मिली है डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये वैल्यू क्या है, सेकेंड वाली वैल्यू है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पोलर फॉर्म में समझ में आ गया होगा, क्या सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म को एक बार हम याद करने का ट्रिक बताते हैं कि अगर आपको सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म अगर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आना क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल आर। ओके, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, जैसा यहाँ पे दे रखा है।
अब देखो याद करने का ट्रिक मैंने आपको यहाँ बता रखा था। प्रूफ कैसे करना आपको पता है कि एज यू नो डैट कि जेड इक्वल टू होता है क्या, एक्स प्लस आई वाई, एंड एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई भी होता है। तो हमने एफ ऑफ जेड को यू प्लस आई भी लेके चला है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेके चला है। एक्स की वैल्यू आपको पता है आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, उसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, आर को कॉमन लेंगे तो जेड इक्वल टू मिल जाएगा क्या, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू होता है ई टू पावर आई थीटा। तो आपको फाइनली मिलेगा जेड इक्वल टू ई का पावर आई थीटा। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ आर ई का पावर आई थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर किए तो हमें ये मिला, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो ये मिला। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 की वैल्यू को उठा के पुट कर लेंगे और हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड जो वैल्यू लानी है वो मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब ये डेरिवेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कई सारे प्रॉब्लम करेंगे जो कि एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड होगा। बट प्रॉब्लम्स को करने के पहले हम आपको कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। जैसे आप रियल एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं तो नॉर्मली डी बाई डी एक्स कर दिए, डी वाई कर दिए, ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया रियल एनालिसिस में। बट इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिफरेंशिएशन पाथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपको रियल एक्सिस के अलॉन्ग, इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग और जेड इज इक्वल टू मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई के अलॉन्ग, ठीक है, आइडेंटिटी लाइन के अलॉन्ग, तीनों के अलॉन्ग जो है आपको यहाँ पे पाथ चेक करना पड़ता है। और अगर सारे रास्ते से मतलब फॉर एनी वे रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, आइडेंटिटी लाइन, अगर सभी रास्तों से आपके डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट जो है सेम आ रहा है तो बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अदरवाइज हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक पक्का नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिसिटी इज डिपेंड अपॉन डिफरेंशिएबिलिटी, और वो भी एक पॉइंट पर नहीं, पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब कि एनालिटिसिटी तभी होगी जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। हाँ, वो अलग बात है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट ना करे तो उन पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट बोल देते हैं। बट अदरवाइज फाइनाइट पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबिलिटी फेल करनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाएगी तो मेरे भाई एनालिटिसिटी भी फेल कर जाएगी। ओनली फाइनाइट एक्सेप्शनल पॉइंट वेयर डिफरेंशिएबिलिटी नॉट एग्जिस्ट एंड दैट फाइनाइट पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट इन दिस केस। ओके, तो फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब बातें करेंगे। अभी अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।